Hello guys, my name is Meenakshi. Welcome you all again on my YouTube channel Advanced Learning Center. तो गाइज आप देख रहे होंगे मेरे ब्लैक बोर्ड पे कि क्या लिखा हुआ है पीछे, बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1। तो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने बीच में क्यों शुरू की है, बेसिकली जब हम स्टूडेंट्स थे तो बहुत सारी एक कह लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आजकल के जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है तो बच्चों को सिर्फ कॉमर्स की या कह लो कि सिर्फ एक स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं उन्होंने इंटेलिजेंट होना, उन्होंने कैसे उनको कुछ एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज लेके आई हूँ बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1। इसमें हम पहले बेसिक करेंगे। आई नो कि आप कहोगे कि करंटली जो आता है पेपर में वो आता है पेपर में, है ना, वो भी हम करेंगे, लेकिन जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता होगी आप कैसे कर लोगे करंटली। ठीक है, तो आज हम बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1 करेंगे जिसमें मैं आपको कुछ जो हिस्ट्री थी, बैंकिंग कैसे आया, पहले कौन सा बैंक आया, बाद में कौन सा आया, तो आज हम उसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो गाइस फर्स्ट स्लाइड जो मैं अभी आपको कराने लगी हूँ, फर्स्ट स्लाइड में क्या है कि जो जनरल पब्लिक है यूज टू गो सेट्स, साहूकार्स, महाजन्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प आर नॉन एज इंडिजिनस बैंकर्स। अब देखो पहले क्या होता था, पहले कोई बैंक तो थे नहीं, कैसे वो पैसा अरेंज करते थे, जैसे शाहूकार थे, महाजन थे, उनसे लोग पैसा लेते थे। ठीक है, जब उनसे पैसा लेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो क्या करते थे, उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, यानी कि उनको एक हाई अमाउंट जो थे वो रिचार्ज करते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो पहले थे ये पर्सन्स थे, बैंक नहीं थे, ठीक है, जो कि पैसा देते थे लोगों को हाई इंटरेस्ट पे, जिनको हम और क्या बोलते हैं, इंडिजिनस बैंकर्स। ठीक है, तो अब देखो बैंकों की क्यों ज़रूरत पड़ी। पहली बात तो यही आ गई कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से कि अमाउंट जो था उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था लोगों को, उनके एक्सप्लॉइट किया जाता था लोगों को। ठीक है, तो लोगों का इसी वजह से बैंक जो थी इसमें ज़रूरत थी कि उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ना किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। दूसरी बात एक ट्रस्ट फैक्टर है। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं देखूं कि जैसे मैंने पैसा पहले लेना था, जो पहले जमाना था ना, तब मैंने पैसा लेना होता था, सपोज करो मैंने साहूकार को बोला मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो आप इंटरेस्ट में मेरे से चार्ज कर देना, तो वो मुझे क्या कहेंगे, चलो ठीक है आप अपनी जो रजिस्ट्री है या फिर कोई प्रॉपर्टी जो उसके कागज है वो मेरे को आप प्रोवाइड कर दो। अब देखो ट्रस्ट फैक्टर क्या है, उनके पास है, वो कल को बेच भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी प्रॉपर्टी है, अब कागज उनके पास है, तो वो कैसे भी साइन वगैरह करके तो वो क्या करेंगे, उनको बेच सकते हैं। तो इसलिए पहले ट्रस्ट फैक्टर नहीं था, बट बैंक क्या है, ट्रस्ट फैक्टर है उनमें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, सेफ्टी ऑफ मनी। तो पैसा भी सेफ रहता है, चोरी का कोई डर नहीं है। ठीक है, तो पैसा भी सेफ्टी है। तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट देखिए एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हम लोगों को अगर बैंक हो तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है ट्रस्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर है सेफ्टी ऑफ मनी। उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर। सबसे पहले जो बैंक आया था वो था फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 1770, दैट इज हिंदुस्तान बैंक। ठीक है, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो आया था 1770 में, और जो कि शट डाउन हो गया, बंद हो गया इन 1830 या 32 के टाइम पीरियड में। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स आए, जो कि पहले था बैंक ऑफ बंगाल, जिसका पहले नाम क्या था, बैंक ऑफ कैलकाटा, जो कि पहले आया था 1806 में। बाद में उसका नाम रीनेम कर दिया गया उसको एज अ बैंक ऑफ बंगाल इन 1809। उसके बाद आया बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1840 में आया। उसके बाद आया बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1843 में आया। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे जो कि एट द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में आए थे। तो सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स मैंने आपको बताए हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। अब देखो प्रेसिडेंसी बैंक्स को, प्रेसिडेंस जो बैंक्स ये वाले हैं इनको प्रेसिडेंसी बैंक्स क्यों कहा जाता है, एक तो पहले कि इनका जो काम था वो था इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, वो क्या करते थे, करेंसी नोट्स को इशू करते थे। दूसरा क्या था कि प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो यूनिट्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूरिडिक्शन इन द कंट्री फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि उनको जो ऑपरेट करते थे वो किसके थ्रू किया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और जो गवर्न किए जाते थे वो किनके द्वारा किए जाते थे, रॉयल चार्टर्स के थ्रू। ठीक है,
उसके बाद पहले मैंने आपको क्या बता दिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया 1770 में, ठीक है। तो पहले क्या आया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी आए बैंक्स, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स आए, जिसमें सबसे पहले था बैंक ऑफ कैलकटा, जो कब आया 1806 में, जिसको कि रीनेम्ड किया गया एज बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे आया, कब आया 1840 में। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास आया 1843 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि पहला बैंक कौन था जो ब्रिटिशर के टाइम पे आया था, तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गया। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब जो इन 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे उनको मर्ज कर दिया गया विद द इम्पीरियल प्रेसिडेंसी। जो 3 बैंक्स थे उनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और क्या फॉर्म किया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन से साल में, कौन से ईयर में, इन 1921। तो क्या किया इन 1921, जो बैंक था, ये बैंक थे जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, उनको क्या किया, मर्ज किया, ठीक है। मर्ज करके क्या फॉर्म किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझ आ गई। तो 1921 में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स मैंने आपको बताए उनको मर्ज किया, ठीक है। मर्ज करके क्या फॉर्म किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझ आ गया पहला पॉइंट। उसके बाद इट वॉज प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है बीच में, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप है। उसके बाद इन 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड and renamed as a Bank of India on the recommendation of the गोडवाला कमेटी, ठीक है। यानी कि जो इंपीरियल बैंक था उसको क्या नाम दे दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडी गोडवाला कमेटी। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंपीरियल बैंक का अदर नेम क्या बना, ठीक है। इंपीरियल बैंक से और क्या नाम था, इंपीरियल बैंक को क्या नाम दिया गया, इंपीरियल बैंक जो था उनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम किया गया, रीनेम्ड किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब किया, 1955 में, ठीक है। उसके बाद कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया, एडी गोडवाला कमेटी। तो ऐसे करके आपने पॉइंट्स बना बना के आपने इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि जो एसबीआई है उसके 8 एसोसिएट बैंक्स है, ठीक है। जो एसबीआई है उसके 8 एसोसिएट बैंक्स है, ठीक है। अब उनको पूछा जाएगा जो एसोसिएट बैंक्स थे वो कब कब बनाए गए हैं, ठीक है। वो फॉर्म किए गए थे 1959 में, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो एसबीआई के एसोसिएट बैंक है वो कब आए हैं, अटैच किए गए एसबीआई के साथ, वो किए गए इन 1959। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो 8 जो बैंक है वो कौन कौन से हैं। मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला बैंक क्या है, एसबीआई ऑफ बीकानेर, एसबीआई ऑफ जयपुर, एसबीआई ऑफ हैदराबाद, एसबीआई ऑफ
इंदौर, SBI ऑफ मैसूरी, SBI ऑफ पटियाला, SBI ऑफ त्रावणकोर, SBI ऑफ सौराष्ट्र। तो ये थे 8 बैंक्स जिनको की एसोसिएट किया गया विद द SBI। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि SBI के सबसे पहले एसोसिएट बैंक्स कितने थे, तो वो कितने बैंक्स थे? 8। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है कि जो SBI बीकानेर है और SBI जयपुर है, उनको आपस में मर्ज किया गया 1963 में। और कौन सा बैंक फॉर्म किया गया? SBI ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो एक बैंक हो गया, दो बैंक से कितना बैंक बन गया? ठीक है, एक बैंक बन गया। तो अब कितने एसोसिएट बैंक रह गए? 7। ठीक है, पहले थे 8। ठीक है, पहले कितने थे? 8। उसके बाद SBI बीकानेर और SBI जयपुर को क्या कर दिया? मर्ज, इन दोनों को मर्ज कर दिया और एक बैंक बन गया जिसको हम क्या बोलेंगे? SBI ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर एंड जयपुर। समझ आ गई? तो एक बैंक आ गया SBI ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। उसके बाद जो SBI सौराष्ट्र है उसको मर्ज किया गया विद SBI। ठीक है, तो 6 बैंक रह गए। उसके बाद जो SBI इंदौर है उसको भी मर्ज किया गया विद SBI। ठीक है, पहले तो ये वाला मर्जर आ गया एसोसिएशन में। ठीक है, उसके बाद जो सौराष्ट्र और इंदौर बैंक है, ठीक है, सौराष्ट्र और इंदौर बैंक है, उनको भी किसके साथ मर्ज कर दिया गया? SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो पहले 7 थे, 2 और मर्ज हो गए। अब कितने बैंक रह गए? 5। ठीक है, तो 5 बैंक कौन कौन से रह गए? SBI बीकानेर एंड जयपुर, SBI हैदराबाद, SBI पटियाला, SBI मसूरी, SBI त्रावणकोर। ठीक है, तो ये 5 बैंक्स है जो कि SBI के एसोसिएट बैंक्स रह गए। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब उस टाइम पे एक और बैंक था, भारतीय महिला बैंक, उसको भी मर्ज किया गया विद द SBI। भारतीय महिला बैंक बेसिकली वुमेन को एम्पावर करने के लिए बनाया गया था कि जो महिला लोग हैं उनको पैसा दिया जाए ताकि वो अपना कुछ बिजनेस खोल के या ओपन करके अपना बिजनेस जो है वो कर सके। ठीक है, तो एम्पावर करने के लिए था बेसिकली वुमेन को। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट बैंक है प्योरली मैनेज बाय इंडियंस वॉज पंजाब नेशनल बैंक, इस्टेब्लिश किया गया लाहौर में इन 1894। तो बेसिकली जो पंजाब नेशनल बैंक है ये अकेला बैंक है जो इंडियंस के द्वारा मैनेज किया जाता था। ये कब ऑपरेट किया गया या कब ऑपरेशन में आया? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये सबसे पहले बना था? इन लाहौर। तो पंजाब नेशनल बैंक का पहले तो लाहौर था, अब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक। ठीक है, जो इंडियन कमर्शियल बैंक है, पहला क्या था? पहला बैंक जो था पंजाब नेशनल बैंक का, जो प्योरली मैनेज किया जाता था इंडिया से। अब क्या मैं बोल रही हूँ? फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या है? इंडियन कमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस वॉज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1911। तो सबसे पहले क्या मैं बात करूंगी कि होली का मतलब, होली मतलब कि इंटायरली सारा का सारा जो बिजनेस मैनेज किया जाता था या फिर बिजनेस में जो कैपिटल लगती है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो कौन कर रहे हैं? इंडियंस। ठीक है, तो इंडियंस के द्वारा जो फर्स्ट कमर्शियल बैंक था जो मैनेज किया जाता था इंडियंस के द्वारा, जो कैपिटलाइज किया जाता था इंडियंस के द्वारा, दैट वाज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश किया गया 1911 में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े थोड़े पॉइंट से आपको क्वेश्चन जो है डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसको बोला जाता है इंडियाज फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्रूली जो स्वदेशी बैंक है वो कौन सा था? ठीक है, तो वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज
बैंक ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट इंडियन बैंक। जो बैंक ऑफ इंडिया वो ऐसा पहला बैंक है जो अपनी ब्रांच आउटसाइड द इंडिया उसने शुरू की। वो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पे उसने शुरू किया था? लंदन में। कौन से साल में? 1946 में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले मैंने कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन किया स्लाइड में कि जो भारतीय महिला जो बैंक था वो भी एसबीआई के साथ मर्ज हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट बैंक आया पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, वो कहाँ प्योरली मैनेज किया जाता था इंडियंस के द्वारा। ठीक है, वो कब बना? 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पहले लाहौर, बट अब कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक जो था वो होली ऑन किया ऑन था, और जो बेसिकली कैपिटलाइज किया जाता था और मैनेज किया जाता था बाय इंडियन, दैट वाज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कब बना था? 1911 में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ही फर्स्ट स्वदेशी बैंक कहा जाता था। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक है जो कि ट्रूली बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो कि जिसने अपनी फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया ओपन की थी इन लंदन इन 1946 में। ठीक है, सो गाइस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है? बिटवीन 1906 एंड 1930 मैनी इंडियन ओन्ड बैंक्स। मतलब कि जब तक वो आगे जब 1906 से लेके 1913 यानी कि 1913 का टाइम पीरियड आया तो और भी बहुत सारे बैंक्स आ गए। ठीक है, ऑपरेशंस में, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ मसूरी। ठीक है, तो ये कुछ बैंक्स थे जो भी उन्होंने भी क्या कर दिया? वो भी स्टैब्लिश हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1928 से लेके 34 इज द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। ठीक है, तब की बहुत ज़्यादा बैंक्स के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो भी बढ़ेंगे। एक अच्छा कंसेप्ट है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जैसे बैंक ने पैसा दे दिया कस्टमर्स को, उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, तो वो क्या हो जाएंगे? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि उससे कभी भी पैसा वापस नहीं आ सकता। उनको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? आफ्टर सम पीरियड में उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैंक्स जो थे वो जो उन्होंने लोन दिए थे वो बैड में कवर मतलब कि चले गए कि अब उनसे पैसा जो है वापस नहीं आएगा, तो वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आगे टू चेक द बैंक फेलियर्स एंड टू कैटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो बैंक जो उन्होंने फेलियर चेक किए। ठीक है, अब देखो बैंक वालों ने तो आगे मूव करना ही है, बैंक ने क्या करना है? काम तो करना ही है। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया? टू चेक द बैंक फेलियर एंड टू कैटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए लोगों को काम करने के लिए, तो उनके लिए क्या करेंगे? उनको लोन चाहिए एग्रीकल्चर के, यानी कि फार्मर्स को। तो उन्होंने क्या किया? एक आरबीआई एक्ट आया 1934। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में। और आरबीआई बैंक कब आया? 1935 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बैंकिंग जो थी वो रेगुलेशन करने के लिए एक आरबीआई एक्ट आया 1934, और आरबीआई बैंक जो है वो कब आया? 1935 में। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्ट कब आया और बैंक कब आया। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर उन्होंने लिखा कि बिटवीन 1947 टू 1969 बैंक्स वर अंडर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ महाजन्स किंग्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखो बैंक्स क्या करते थे? बैंक्स जो थे जनरली पैसा प्रोवाइड करते थे जो अमीर लोग थे, जो रिच फैमिलीज थी। ठीक है, जो किंग्स थे उनको पैसा जो थे उनको प्रोवाइड करते थे, जो कि बिग बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उनको पैसा देते थे, ना कि गरीबों को, ना कि मिडिल फैमिलीज को। वो किनको पैसा देते थे? सिर्फ महाजन्स, जो किंग फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज थी, बस उनको ही पैसा वो प्रोवाइड करते थे एज अ लोन, क्योंकि बैंक्स को लगता था कि वो पैसा वापस कर सकते हैं। और ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी, अगर मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर दूंगी तो मुझे बैंक जो था उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे? रिच फैमिलीज, महाजन्स, इनको। ठीक है,
तो ये जो कंसेप्ट था ना, ये सिर्फ रिच फैमिलीज को रिच किए जा रहा था, ठीक है। जो गरीब है वो गरीब के गरीब ही रह गए, ना उनको कोई हेल्प मिल रही है फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या था, नैरो कंसेप्ट था, नैरो उनकी ग्रोथ जी थी, जो बैंकिंग सेक्टर था वो एक नैरो कंसेप्ट था तब तक, ठीक है। टू ओवरकम दीज लिमिटेशन द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, अब इसके बाद क्या था, इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए कि पैसा जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को दिया जाए, ना कि सिर्फ रिच फैमिलीज को, इसलिए उन्होंने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके जो गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने देखा कि अब इसके लिए एक एक्ट आना चाहिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तब आया था। पहले बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 था, तब उसको रीनेम कर दिया एज अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द बैंकिंग और रेगुलेशन एक्ट एक्सटेंसिव पावर्स प्रोवाइड करता है किसको, आरबीआई को, ठीक है, फॉर द बैंकिंग सुपरविजन एज अ सेंट्रल अथॉरिटी। अभी क्वेश्चन भी आता है कि अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है बैंकिंग सेक्टर का, आरबीआई, ठीक है। प्रॉपर जो सेंट्रल अथॉरिटी है बैंक्स के ऊपर वो किसके पास है, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन इंडिया का कौन सा है, आरबीआई, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनलाइजेशन इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि नेशनलाइजेशन कैसे हुई बैंक्स की, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन बैंक्स की जरूरत क्यों पड़ी, वही सेम चीज कि वो अमीरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, गरीब जो थे वो गरीब ही थे, उनको पैसे की कहीं से भी उनको मदद नहीं थी, ठीक है। इस वजह से नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का नेशनलाइजेशन इन इंडिया कंसेप्ट आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सबसे पहले नेशनलाइजेशन में 14 बैंक्स आए, 14 बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए विद द मिनिमम कैपिटल ऑफ 50 करोड़, ठीक है। और वो नेशनलाइज किए गए ऑन 19 जुलाई 1969। ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 14 बैंक्स थे विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और नेशनलाइज किए गए ऑन दी 19 जुलाई 1969, ठीक है। तो कई बार एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर था जब फर्स्ट फेज में नेशनलाइज किया गया 14 बैंक्स को, तब उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, एक थे मोरारजी देसाई, ठीक है। जो मोरारजी देसाई थे ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था 16 जुलाई 1969 को, ठीक है। इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर तो अब रहे नहीं, क्योंकि अब तो वो चले गए, रिजाइन कर दिया उन्होंने। तो अब उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो वही जो थी फाइनेंस का डिपार्टमेंट को हैंडल कर रही थी। तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोरारजी देसाई नहीं आएंगे, कौन आएंगे, इंदिरा गांधी जी। ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद अब देखो 14 बैंक्स आए, उसके बाद 50 करोड़ का मिनिमम कैपिटल था, 19 जुलाई 1969 को आए, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वही फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन नेशनलाइजेशन इन इंडिया इज, उसके बाद 6 बैंक्स आए, ठीक है। 6 बैंक्स आए विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 200 करोड़, ठीक है। 200 करोड़ के साथ आए और इनकी जो नेशनलाइजेशन है वो किस टाइम पीरियड में हुई, 15 अप्रैल 1980 में, ठीक है। ये तो था सेकंड पॉइंट। उसके बाद जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया उसको मर्ज किया गया किसके साथ, उसको मर्ज किया गया विद द पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ऑन
4 सितंबर 1993। ठीक है, तो आपको पता चल ही रहा होगा स्लाइड में, पहला पॉइंट मैंने आपको 14 बैंक्स का बताया था, 6 बैंक्स का बताया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज न्यू बैंक जो था वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा था, इसलिए इसको मर्ज किया गया विद द पीएनबी। ठीक है, तो अब उनका जो पहले कितने हो गए 14 और 6 20, तो 20 में एक मर्ज हो गया, तो कितने बैंक्स रह गए अब, नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक गेट रिड्यूस टू 19। ठीक है, तो ये था नेशनलाइजेशन बैंक का इंडिया में। ठीक है, उसके बाद जो रीजनल रूरल बैंक्स है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स का कंसेप्ट क्यों आया, बेसिकली क्या था कि अर्बन एरियाज तो जो थे डेवलप किए जा रहे थे, लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक्स है, जो रूरल बैंक्स में जो रूरल एरियाज में लोग रहते थे उनको बैंक्स की जो सर्विसेज थी वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनको जो था इस्टेब्लिश किया रूरल एरियाज में। ठीक है, तो सबसे पहले ये कब इस्टेब्लिश किए गए और ये किसकी रिकमेंडेशन पे किए गए, वो थे एन नरसिम्हम कमेटी। और सबसे पहला बैंक जो था वो कब आया था, 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, तो पहला बैंक जो था रीजनल रूरल बैंक, उसका नाम क्या था, प्रथमा बैंक। प्रथमा मतलब कि प्रथम, पहला बैंक जो था वो कौन सा था, प्रथमा बैंक, दैट वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक। उसके बाद पॉइंट है टू सर्व द लार्ज अनसर्व्ड पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जैसे रूरल एरियाज में आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती थी बैंकिंग की, लोग जो थे वो बैंकिंग सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते थे, तो बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए लोग जो थे वो अपना अकाउंट ओपनिंग कर, अब देखो पहले क्या था, अर्बन एरियाज में सभी लोगों के अकाउंट्स ओपन थे, जब रूरल बैंक्स जो थे रूरल बैंक से करते थे, सभी जो रीजनल रूरल जो एरियाज में लोग रहते थे उनके अकाउंट ओपन हो गए, तो यानी कि उनको अब ये बैंकिंग सर्विसेज जो थी प्रोवाइड करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स जो थे वो आए थे टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो फाइनेंशियल हेल्प बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो न्यू फेज था, एक आपने सुना होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एक न्यू फेज आया था 1991 में आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो यानी कि इसमें क्या किया जाता था, पहले मैंने बता दिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए थे, लेकिन 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन भी होनी शुरू हो गई थी, यानी कि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट बैंक्स थी उनको ओपन करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। तो वो भी कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, एन नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो कुछ जो थे वो 1991 में प्राइवेट बैंक्स आ गए, उसके बाद 1998 में भी एन नरसिम्हम कमेटी के बिहाफ पे यानी कि उनके रिकमेंडेशन पे ही कुछ और प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब उसके बाद जो स्लाइड है, अब देखो मैं कितना बोल रही हूँ कि बैंक बैंक क्या करता है, बैंक कैसे है, फलाना है। ठीक है, तो बैंक में क्या है, पहले आपको बैंक का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक का मीनिंग क्या है, आओ तो डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। तो मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड, इज कि लास्ट स्लाइड जो है आपकी बैंक की डेफिनेशन के बारे में है। अब देखो सेक्शन 5B इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अब पूछ लेते हैं कई बार कुछ स्टेटमेंट, जैसे इसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करके पूछ लेंगे कि ये कौन से सेक्शन में है। ठीक है, तो ये आता है 5B। ठीक है, इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस बैंकिंग द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज, बेसिकली क्या करते हैं, ये पैसा यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं लोन्स। ठीक है, रीपेबल ऑन डिमांड, और पे किया जाता है पैसा लोगों को ऑन डिमांड, और आफ्टर सम टाइम पीरियड, जब इनका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा तब उनको पे कर दिया जाएगा, और वो विड्रॉ कर सकते हैं लोग बाय चेक, बाय ऑर्डर। ठीक है, तो यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, लोन्स भी प्रोवाइड करता है, लोन से प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाती है लोकल फैसिलिटी, एटीएम कार्ड इशू करना, क्रेडिट जो कार्ड है वो इशू करना, तो वो सारा किस में आ जाता है, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसके बाद जो सेक्शन 5C है उसके बैंकिंग डेफिनेशन क्या है कि बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, वो कंपनी जो कि सिर्फ किसके साथ रिलेटेड है, बैंकिंग वर्क के साथ। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेसिक, ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट जो बैंकिंग अवेयरनेस बेसिक जो नॉलेज थी अबाउट की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट माई अपकमिंग वीडियोस। तो गाइस अपना ख्याल रखना, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।